अब सेक्शन नंबर 12 का जो क्लॉज 1 है, इसका जो बी पार्ट है, ये बोलता है कि अगर मैरिज के टाइम पे कोई भी पार्टी अनसाउंड थी या फिर मेंटली अनस्टेबल थी, सपोज फॉर एग्जांपल वाइफ जो है ये मैरिज के टाइम पे अनसाउंड थी, इन दिस केस हस्बैंड जो है वो इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सेक्शन नंबर 12 में एप्लीकेशन डाल सकता है। ओके, बट हमको यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है वो मैरिज के टाइम पे अनसाउंड था, वो मैरिज के टाइम पे अनस्टेबल था, एंड ये चीज उसने वाइफ को नहीं बताई थी। अब आगे जाके हमको यहाँ पे याद रखना है कि हस्बैंड जो है वो भी सेक्शन नंबर 12 में मैरिज को वॉइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। हमारे एग्जाम्पल में जो हस्बैंड था वही अनसाउंड था, एंड सेक्शन नंबर 12 की जो एप्लीकेशन है वो भी हस्बैंड ही डाल रहा है। ऐसा हो सकता है सेक्शन नंबर 12 का जो क्लॉज 1 है, इसका बी पार्ट ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को भी अलाउ करेगा मैरिज को वॉइड कराने के लिए। बट हमको यहाँ पे याद रखना है कि हस्बैंड शुड एक्ट इन गुड फेथ। हस्बैंड को यहाँ पे गुड फेथ में एक्ट करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में हस्बैंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। अब जो गुड फेथ का एंगल है इसको हम देखेंगे सेक्शन नंबर 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। अब हम आते सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पे डाइवोर्स के बारे में बात करी गई है। इन सेक्शन नंबर 13 हमको ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स गिवन है, दैट कौन सा ग्राउंड्स पे डाइवोर्स मिल सकता है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 13 हमको बताता है। फर्स्ट इसका बोलता है कि जो हमारी डाइवोर्स की पिटीशन है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी डाल सकता है। यानी जो क्लॉज 1 है यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है। लेकिन क्लॉज 2 में हम देखेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास अधिकार है डाइवोर्स की पिटीशन को डालने का। आपको यहाँ पे याद रखना है कि डाइवोर्स की हम हमेशा पिटीशन डालते हैं, कभी इसकी एप्लीकेशन नहीं डालते। ओके, अब यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स गिवन है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका बोलते हैं कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी भी पार्टी ने मैरिज के बाद वॉलेंटरी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किए किसी दूसरे पर्सन के साथ, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, एंड हस्बैंड और वाइफ में से किसी ने भी वॉलेंटरी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किए किसी थर्ड पर्सन के साथ, इस ग्राउंड के ऊपर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। ओके, हाँ, लेकिन हमको यहां पे याद रखना है कि इनवॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में यहां पे बात नहीं करी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी की शादी हो जाती है, बी यहां पे वाइफ है। ओके, अब आगे जाके बी का रेप हो जाता है, आफ्टर मैरिज बी का रेप हो जाता है। अब इस ग्राउंड के ऊपर आप ए को डाइवोर्स ग्रांट नहीं करोगे, बिकॉज बी ने यहां पे वॉलेंटरी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, बिकॉज रेप इज नेवर वॉलेंटरी, एंड दैट इज वाई इन दिस सिनेरियो डाइवोर्स को ग्रांट नहीं किया जाएगा। ओके, सेकंड इसका बोलता है कि मैरिज के बाद अगर पेटिशनर के ऊपर क्रुएलिटी हुई है, फॉर एग्जांपल बार बार वाइफ जो है वो हस्बैंड को अब्यूज करती थी, अब इस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड आगे जाके डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है। यही अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है ये वाइफ के साथ फिजिकल क्रुएलिटी करता था, अब यहां पे भी वाइफ जो है इस फिजिकल क्रुएलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकती है, एंड उनको डाइवोर्स यहां पे ग्रांट हो सकता है। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट के बी पार्ट के ऊपर। यहां पे डेजर्शन के बारे में बात करी गई है। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने भी कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए, कॉन्टिन्यूसली 2 साल के लिए सामने वाली पार्टी को डिजर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है 2 साल तक वाइफ से मिलने ही नहीं आया, और यहां पे वाइफ का कंसेंट नहीं था, यानी वाइफ के कंसेंट के बगैर 2 साल तक हस्बैंड बाहर था। अब इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस वे में डिजर्शन हुई है, यानी अगर एक बार भी हस्बैंड इस टाइम के बीच में वाइफ से मिलने आ जाता तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे डिजर्शन नहीं हुई है। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि डिजर्शन का टाइम जो है वो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए 2 साल तक। डिजर्शन का यही मतलब होता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी की लाइफ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है 2 साल तक। ओके,
हमको यहाँ पे याद रखना है कि डिसीजन तभी भी होगा जब हस्बैंड और वाइफ सेम छत के नीचे रहते थे, यानी एक ही घर में हस्बैंड और वाइफ रह रहे थे, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता था और कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस दोनों नहीं निभाते थे। यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि डिजर्शन हुआ है। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है यहां पे। अब यहां पे कन्वर्जन के बारे में भी बात करी गई है, यानी दोनों में से किसी पार्टी ने भी हिंदू जो रिलीजन है इससे अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल वाइफ जो है ये अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है। अब इस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड जो है ये डिवोर्स मांग सकते हैं। ओके, थर्ड के ऊपर हम आते हैं। यहां पे अनसाउंडनेस के बारे में बात करी गई है, यानी कोई भी पार्टी अगर अनसाउंड हो जाती है, मेंटली अनसाउंड हो जाती है, इस ग्राउंड के ऊपर यहां पे डिवोर्स ग्रांट हो सकता है। ओके, अब यहां पे पहले लेप्रोसी का भी जो फोर्थ पार्ट था यहां पे, वहां पे लेप्रोसी के बारे में बात होती थी। लेप्रोसी एक इन्फेक्शन होता था जो कि पुराने टाइम में इनक्योरेबल होता था, लेकिन अब लेप्रोसी का क्योर हमको मिल चुका है, एंड दैट इज व्हाई लेप्रोसी इज नो लॉन्गर अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13। अब आप देखोगे कि पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 2019 का, पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जो था हमारा, इस एक्ट में लेप्रोसी को एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हटा दिया गया था। ओके, अब फिफ्थ के ऊपर हम आते हैं। यहां पे वेनेरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म के बारे में बात करी गई है, यानी कि वो डिजीज जो कि कम्युनिकेबल है एंड वेनेरल है। फॉर एग्जाम्पल एड्स जो है ये कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज है। अगर दोनों में से किसी भी पार्टी को एड्स हो जाता है तो इस ग्राउंड के ऊपर आप डिवोर्स सीक कर सकते हो। या फिर कोई भी एसटीडी आप ले लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो होते हैं उनको भी हम वेनेरल डिजीज बोलते हैं इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। तो दोनों में से किसी भी पार्टी को अगर एसटीडी हो जाता है, इस ग्राउंड के ऊपर आप डिवोर्स को सीक कर सकते हो। ओके, सिक्स इसका बोलता है कि अगर दोनों में से किसी भी पार्टी ने वर्ल्ड को त्याग कर दिया, यानी कि सन्यासी बन चुका है वो, इस ग्राउंड के ऊपर भी डिवोर्स को सीक किया जा सकता है। ओके, अब सेवंथ के ऊपर हम आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी पार्टी, फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है, इनको 7 साल के लिए किसी ने भी नहीं देखा, यानी 7 साल से गायब है, ना ही इनके फैमिली मेंबर्स ने इनको देखा, ना ही इनके फ्रेंड्स ने इनको देखा। तो यहाँ पे जब 7 साल तक ये गायब रहे हैं तो आफ्टर 7 इयर्स जो वाइफ है वो डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है, लेकिन यहाँ पे वाइफ को 7 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही वो यहाँ पे डिवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। ओके, तो यहाँ पे उस सिनेरियो के बारे में बात करी गई है जब 7 साल तक हस्बैंड गुमशुदा था, ही वाज अ लॉस्ट पर्सन। ओके, अब एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम आते हैं। यहां पे आप देखोगे कि विलफुल निगलेक्ट के बारे में बात करी गई है, यानी कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं ये एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते थे, लेकिन सपोज हस्बैंड जो है ये वाइफ को विलफुली निगलेक्ट करता था, 2 साल तक ये वाइफ को विलफुली निगलेक्ट करता था, इस ग्राउंड के ऊपर आप बोल सकते हो कि हस्बैंड ने वाइफ को डिजर्ट किया है। तो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एक छत के नीचे रह के भी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को डेजर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। इस ग्राउंड के ऊपर आपको डिवोर्स मिल सकता है। एंड यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि डिजर्शन तब होगा जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से बिना पूछे दूसरी पार्टी का कंसेंट लिए बगैर भाग जाती है, यानी फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने वाइफ से बिना पूछे 2 साल तक उसे अलग रहे, तो यहाँ पे डिजर्शन हम मान लेंगे एंड इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ जो है ये डिवोर्स को सीक कर सकती है। ओके, अब हम आते हैं 1A के ऊपर हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 के। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है सेक्शन नंबर 10 में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को पास कर दी है एंड इसके 1 साल तक
पार्टी ने कोहैबिट दोबारा से नहीं किया, यानी पार्टीज 1 साल तक अलग अलग रही हैं एंड दोबारा से साथ में इन्होंने कोहैबिट नहीं किया। इस ग्राउंड के ऊपर आप डाइवोर्स को सीक कर सकते हो। ओके, सेकेंड इसका बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने सेक्शन नंबर 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर दी थी। अब ये डिग्री पास करने के बाद भी वाइफ जो है ये हस्बैंड के पास नहीं आ रही है, यानी वाइफ के अगेंस्ट सेक्शन नंबर 9 में डिग्री पास हुई थी एंड 1 साल तक, डिग्री पास होने के 1 साल तक वाइफ जो है ये हस्बैंड के पास वापस नहीं आती है। इन दिस पर्टिकुलर केस इस ग्राउंड के ऊपर हस्बैंड जो है वाइफ के अगेंस्ट डाइवोर्स को सीक कर सकता है। ओके, अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं। यहां पे आप देखोगे कि कुछ ग्राउंड्स गिवन है डाइवोर्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास गिवन है। तो पीटी के साथ साथ को हमें याद रखना है कि सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 2 में वाइफ के पास डाइवोर्स के ग्राउंड्स गिवन है। ओके, फर्स्ट इसका बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले अगर कोई भी शादी हुई थी तो वहां पे अगर एक हस्बैंड ने 2 शादियां करी थी, यानी एचएमए आने से पहले हस्बैंड ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था। ओके, अब इन दिस केस जब एचएमए आ गया उस टाइम पे जो सेकेंड वाइफ है या कोई भी वाइफ जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी डाइवोर्स की पिटीशन वो डाल सकती है अगर हस्बैंड की एक और वाइफ उस टाइम पे जिंदा है। ओके, तो हमको ये चीज यहां पे याद रखनी है। अब हम आते हैं सेकेंड के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि शादी होने के बाद अगर हस्बैंड के ऊपर रेप के या सोडोमी या बेस्टियलिटी के चार्जेस लगे हैं और ये प्रूव हो चुके हैं, यानी कि हस्बैंड को रेप करने के लिए कन्विक्ट कर दिया गया या फिर हस्बैंड ने सोडोमी और बेस्टियलिटी करा है। अब सोडोमी का मतलब होता है अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने एनल इंटरकोर्स की है तो इसको हम सोडोमी बोलेंगे एंड इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ जो है वो डाइवोर्स को सीक कर सकती है। यहाँ पे बेस्टियलिटी के बारे में बात करी गई है। इसका मतलब होता है एनिमल्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि अगर हस्बैंड ने किसी एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की है इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ डाइवोर्स को सीक कर सकती है। ओके, अब थर्ड इसका बोलता है कि अगर सेक्शन नंबर 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर या फिर सेक्शन नंबर 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर वहां पे अगर किसी भी कोर्ट ने हस्बैंड को बोला है कि आप मेंटेनेंस देना, यानी हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं और फिर भी हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ जो है वो हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स ऑब्टेन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमको याद रखना है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, यानी मेंटेनेंस अमाउंट देने के लिए बोला हस्बैंड को और वो नहीं दे रहा है एंड हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोहैबिटेशन दोबारा से नहीं हुआ है, यानी दोबारा साथ रहने नहीं लगे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर वाइफ हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स की डिग्री ले सकती है। अब फोर्थ पार्ट के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर शादी के टाइम पे वाइफ की एज 15 ईयर से कम की थी तो यहां पे जब ये वाइफ 15 साल की हो जाएगी, यानी कि जब ये 15 से लेके 18 ईयर्स के बीच के टाइम पीरियड में रहेगी तो इस टाइम पीरियड के बीच में वाइफ डाइवोर्स को सीक कर सकती है। लेकिन हमको अभी याद रखना है कि एक बार वाइफ की एज 18 ईयर्स हो जाएगी उसके बाद क्लॉज 4 के अंडर जो फोर्थ पार्ट है इसके अंडर आप डाइवोर्स को सीक नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे एक टाइम पीरियड गिवन है 15 से ऊपर और 18 से नीचे। जो मोटा मोटी 3 साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में वाइफ जो है डाइवोर्स को सीक कर सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 13 ए के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्टीज ने क्लॉज 2, क्लॉज 6 या फिर क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 13 के अंदर डाइवोर्स को सीक किया, यानी कि अगर कोई भी पार्टी कन्वर्ट हो गई है, हिंदुइज्म से कोई भी रिलीजन में वो कन्वर्ट हो गई है, या फिर किसी भी पार्टी ने संसार का त्याग कर दिया, इन ग्राउंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
या फिर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड जो है, इनके बारे में 7 साल के लिए किसी ने भी नहीं सुना, इन्हें 7 साल से गुमशुदा है, या फिर वाइफ जो है ये 7 साल से गुमशुदा है। इन ग्राउंड्स को छोड़ के अगर और किसी भी ग्राउंड में आप डाइवोर्स सीख कर रहे हो तो कोर्ट यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 में डाइवोर्स ग्रांट करने के बजाय सेक्शन नंबर 10 में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकती है। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट ही काम इसलिए करेगी बिकॉज कोर्ट यहाँ पे मैरिज को बचाना चाहती है। तो इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग डाइवोर्स अंडर सेक्शन नंबर 13, कोर्ट यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 के अंडर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 13B के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 13B एंड सेक्शन नंबर 13A जो है ये 1976 के मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। हमको यहाँ पे याद रखना है कि मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 1976 का, इस एक्ट से सेक्शन नंबर 13A एंड 13B हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, अब 13B में बोला हुआ है कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं ये 1 साल तक अलग अलग रह रही हैं तो आफ्टर 1 ईयर डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकती है। ओके, हमको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 13B तभी लगेगा जब दोनों पार्टीज ऑलरेडी 1 साल अलग रह चुकी हैं और उसके बाद दोनों पार्टीज ने डिसाइड की है कि हम एक साथ मिलकर अब डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे। ओके, अब यहां पे गिवन है कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं, ए और बी 1 साल तक अलग अलग रह रहे थे एंड इसके बाद ये डाइवोर्स की पिटीशन डालते हैं सेक्शन नंबर 13B के अंडर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोशन। अब यहां पे गिवन है सेक्शन नंबर 13B में कि अब फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद 6 मंथ्स का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, यानी इस 6 महीने के अंदर अंदर कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट नहीं कर सकता। अब यहां पे गिवन है कि जब 6 महीने का पीरियड ओवर हो जाएगा इसके बाद पार्टीज जो हैं ये सेकेंड मोशन फाइल कर सकते हैं। ओके, एंड जो सेकेंड मोशन है ये पार्टीज को 18 मंथ से पहले फाइल करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट मोशन फाइल करने के 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले पार्टीज को सेकेंड मोशन फाइल करना पड़ेगा। ओके, एंड सेकेंड मोशन फाइल करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज वॉलंटरी तरीके से सेक्शन नंबर 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए पिटीशन डाल रही है तो यहां पे कोर्ट डाइवोर्स को ग्रांट कर देगा। तो सेक्शन नंबर 13B में हमको यही चीज के बारे में याद रखना है। ओके, अब सेक्शन नंबर 14 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो डाइवोर्स की पिटीशन है वो शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ मैरिज जो है ये 1 जनवरी 2014 की है। 1 जनवरी 2014 में मैरिज हुई थी, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 से पहले आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। ये हमारा सेक्शन नंबर 14 बोलता है। ओके, बट यस जो इसका प्रोवाइजो है ये बोलता है कि अगर हाईकोर्ट ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जहां पे इस 1 साल के रूल में कुछ आपको एक्सेप्शन मिल सकती है तो इन दैट केस पार्टीज जो हैं 1 साल से पहले भी जो डाइवोर्स की पिटीशन है ये फाइल कर सकती है। यानी एक्सट्रीम हार्डशिप के केसेस में जहां पे पार्टीज एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकती, इन केसेस में ये 1 साल वाले रूल को आप रिलैक्स कर सकते हो। ओके,